गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ अश्वनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। इसमें सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सभी न्यूज़ आइटम्स को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो सीबीआई को लेकर है। सीबीआई और ईडी के चीफ को 5 ईयर का जो टेन्योर है उसे बढ़ा दिया गया है। और साथ साथ अगर हम थोड़ी सीबीआई के बारे में जाने तो सीबीआई जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीबीआई का फॉर्मेशन 1963 की ईयर में होता है। ठीक है, देखो इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं। हुआ क्या है यहाँ पर हुआ ये है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर और चीफ हैं उनका जो टेन्योर है वो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। मंडे को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक यूनियन गवर्नमेंट की हेल्प से एक बिल लेकर आए, जिस बिल के अंदर जो उनका टेन्योर था वो बढ़ाया गया था। ठीक है, सीबीआई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है किसी भी जीएस पेपर 2 के साथ और पॉलिटी अगर जब हम कंप्लीट करते हैं तो पॉलिटी में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सीबीआई। ठीक है, देखो अभी सीबीआई की हिस्ट्री की तरफ देखें तो जो सीबीआई है सबसे पहले स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जब हम 1941 के टाइम पर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेकर आया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ये लेकर आया गया था। इसका मेन मोटो यही था कि ब्राइबरी के केसेस को रोकना, साथ में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो होने वाले किसी तरीके के करप्शन या फिर कोई ऐसे केसेस जो कि इलीगल तौर पर किए जा रहे हैं उनको देखरेख के लिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेकर आया गया था। यही सिलसिला 5 साल तक और चला और 1946 में आकर इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से जाने लगा। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। फाइनली जो इंडिया में 1963 की डेट पर 1963 में सीबीआई को नाम दिया गया सीबीआई, मतलब जो पहले स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से था अभी उसे नाम दे दिया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 के। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो डायरेक्टर होते हैं वो आईजी लेवल के, इंस्पेक्टर जनरल लेवल के जो ऑफिसर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की तरफ अगर ध्यान दें तो यहाँ पर 3 लोगों की मतलब कि 3 मेंबर्स कमेटी होती है। एक तो खुद होते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन आ रखा है कई बार कि जो डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए कितने मेंबर्स होते हैं, तो 3 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, दूसरा होते हैं ऑपोजिशन लीडर और तीसरे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परमिशन के बाद। ठीक है, पहले 2 साल का टेन्योर हुआ करता था, अभी इनका जो टेन्योर है वो 2 साल से बढ़ाकर 5 ईयर कर दिया गया इनका जो टेन्योर है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप इस टॉपिक से यहाँ से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर। डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम हैव द बिगिन टू रशियन ऑफिशियल। ये क्या कह रहा है भाई? अभी रिसेंटली हमने जो रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे थे उसकी जो पहली खेप है वो हमारे इंडिया में पहुंच चुकी है। ठीक है, रशिया की अगर बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। S-400 एक डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया बनाता है। अब इससे क्या होता है कि भाई अमेरिका हम पर सैंक्शन लगा सकता है। किसके तहत? काटसा की फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इस एक्ट के तहत
अमेरिका कहता है कि भाई जो भी कंट्रीज़ हैं, जो कि अमेरिका की जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं, अगर उनसे हम कुछ भी चीज़ें परचेज़ करते हैं तो उनके ऊपर सैंक्शन लगाता है। तो ये भी एक इसी टाइप का सैंक्शन है। क्या इसके अलावा इससे पहले किसी और कंट्री पे सैंक्शन लगा है? तो यस, इसके पहले चाइना, ईरान, रशिया, इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर भी ये काटसा एक्ट लगाया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोल फेस डाउन एज राइट मिनिस्टर। मतलब क्या कि भाई यहाँ पर जो अभी हमारे पास ग्लासगो के अंदर मीटिंग हुई थी COP 26, जिसे हम COP 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो ये मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम अभी पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें हुआ यूँ था कि भाई इंडिया ने मेनली गोल 2070 तक का गोल टारगेट रखा है कि हम अपना जो कार्बन एमिशन लेवल है वो ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं उनका यही कहना है कि भाई कोई भी कंट्री है वो एकदम से कार्बन लेवल को डाउन नहीं कर सकती है पूरी तरीके से। कार्बन लेवल को डाउन करने के लिए साथ साथ क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर हम एकदम से कार्बन लेवल को डाउन कर देते हैं तो होगा क्या कि हमारी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस इम्पैक्ट, अब अमेरिका जैसी बड़ी कंट्रीज भी एकदम से अपना कार्बन एमिशन लेवल कम नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारा जो गोल है 2017 का रख रखा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो ग्लासगो समिट हुआ था उसके जो मेन फीचर्स थे वो क्या क्या थे, तो सबसे पहला फीचर्स तो यही निकल के आता है कि 2070 तक इंडिया ने यहाँ पर अपनी एक डेडलाइन तय कर ली है कि यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, कार्बन एमिशन लेवल को नेट ज़ीरो कर लेंगे। फिर 2030 तक हमने अपनी 50% जो एनर्जी है वो रीन्यूएबल एनर्जी से निकालने की हमने यहाँ पर कमिटमेंट की है कि हमारी जो 50% जो एनर्जी लेवल होगा हम रीन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। दूसरा, 2030 तक हमने 500 गीगावाट तक की जो बिजली है वो सोलर पैनल से हम उसे जनरेट करेंगे, ये भी हमने यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक सेकेंड आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को हम कवर करते हैं। ठीक है, साइज ठीक है ना ये? यस। देखो, एडिटोरियल को पढ़ने से पहले ना हम सारी चीज़ों को बिल्कुल आराम से चीज़ों को क्लियर करेंगे कि ताकि हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आता रहे हर एक चीज़ को। ठीक है, हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो, अ लॉस्ट कॉज डिस्पाइट सीवियर लॉसेज the Maoists refused to acknowledge the futility of their cause। देखो, 26th rebels in police operation in Gadchilori on सैटरडे को 26 जो नक्सलवादी हैं, जिसे हम उग्रवादी कहते हैं, उनकी हत्या कर दी गई है, उनको मार दिया गया है, हंटेड डाउन बाय द इंडियन पुलिस। कहाँ पर? गढ़चिरौली। एक बार मैप में देखते हैं हम लोग, इसकी लोकेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लुक एट दिस मैप, आपको ये वाला मैप दिख रहा होगा। एक सेकेंड जस्ट। ओके, सीन इज इट विजिबल ना? ठीक है बच्चों, ओके। हाँ, या दिस वन इज करेक्ट नाउ। अभी देखो, इस मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया है, देखो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, ये महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है ये लगती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और ये तेलंगाना वाला पार्ट हो गया। तो ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर इस रीजन में ये जो रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र है और इस साइड में आपको छत्तीसगढ़ दिख जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये रेड वाला पार्ट, ये है आपका गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है। देखो, अक्सर हमने ये सुना है
अक्सर हमने ये सुना है कि भाई जो ज़्यादातर ऐसे मोमेंट होते हैं नक्सलवाद वाले या फिर हम माओइस्ट की बात करते हैं, तो ऐसे एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ पर वो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स होती हैं। बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स मतलब क्या कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 2 स्टेट्स को जोड़ता हो या फिर 3 स्टेट्स के बीच वाला हो, ऐसी डिस्ट्रिक्ट सॉरी। तो गढ़चिरौली भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ 3 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। अब होता यूँ है कि यहाँ पर जो माओइस्ट हैं उनको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जो पुलिस का ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन काफ़ी हद तक एक कुछ इसमें इनके पास भी लिमिटेशंस होती हैं पुलिस के पास। कैसे पुलिस के पास लिमिटेशन का क्या सीन है भाई? यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो पुलिस अपने जुरिडिक्शंस के अंडर ही काम कर सकती है। अगर मान लेते हैं महाराष्ट्र की पुलिस को छत्तीसगढ़ में जाके कोई ऑपरेशन करना है, ये आतंकवादियों ने क्या किया कि महाराष्ट्र में हमला कर दिया और फिर छत्तीसगढ़ चले गए, ठीक है। तो फाइनली पुलिस वाले क्या करेंगे, इनको मारने के लिए या इन पर ऑपरेशन करने के लिए इन्हें छत्तीसगढ़ में एंटर करना पड़ेगा, लेकिन बिना परमिशन के छत्तीसगढ़ या किसी भी स्टेट के अंदर कोई स्टेट पुलिस एंट्री नहीं कर सकती है। तो इसी का फायदा उठाते हैं ये जो माओइस्ट होते हैं, और इसी प्रॉब्लम मतलब यही जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बेल्ट है, ये जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का सबसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। अब जब कभी भी हम माओइस्ट की बात करते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि भाई इनको चाहिए क्या, इनकी मेन डिमांड क्या है। मेन डिमांड अगर हम देखें तो ये लोग मतलब कि आपस में इनकी ट्राइब्स होती हैं उनमें ये डिमांड करते हैं, ये चीज़ बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। बेसिक नीड पूरी ना होने की वजह से ये जो गवर्नमेंट होती है, जो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट होती है, उसके अगेंस्ट चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब अगेंस्ट चलने के लिए जो ये रास्ता अपनाते हैं वो वायलेंस का रास्ता अपना लेते हैं, और वायलेंस की वजह से ये हमेशा और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होता है, ठीक है। अगर हम और भी देखें तो इसके साथ साथ अभी 3-1 दिन पहले मिजोरम के अंदर मेघालय के अंदर एक छत्तीसगढ़ के जो ऑफिसर थे, त्रिपाठी करके उनका नाम था, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, उनकी और उनकी फैमिली की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा आर्टिकल था, इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ कवर की गई है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसे भी कवर कर लेते हैं हम लोग। वेट करो थोड़ा सा। नेक्स्ट है स्ट्रीडिंग बैक इनटू द अफगान थिएटर। अभी रिसेंटली हमारी एक नेशनल लेवल पर, नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर एक मीटिंग हुई है जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम दिया जा रहा है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवाल, उन्होंने 8 कंट्रीज़ के लोगों को इनविटेशन दिया था। ऐसी कंट्रीज़ जो ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं और जो मिडल एशिया की कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज़ के NSAs को इनविटेशन दिया गया था। मेनली इनविटेशन इसी बात पर दिया गया था, जो मेन मुद्दा था कि अफ़गानिस्तान में एड प्रोवाइड करना उन सभी लोगों के लिए जो कि पूरी तरीके से अभी टेररिज्म के अंडर अभी दब चुके हैं, और उन लोगों को एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना। साथ साथ जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, देखो 15 अगस्त से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी कई बार से इस चीज़ को कवर कर चुके हैं, ठीक है। जब अशरफ गानी की जो सरकार वहाँ पर गिर गई थी और अफगानिस्तान ने इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, लेकिन हमेशा से जो इंडिया का स्टैंड रहा है वो तालिबान के अगेंस्ट रहा है, मतलब तालिबान के फेवर में नहीं रहा है, ठीक है। अब इंडिया को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया को ज़रूरत है कि भाई हम अफगानिस्तान के फेवर में आए, अफगानिस्तान के लोगों के फेवर में आए, और इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है, जिसमें सभी आसपास की कंट्रीज़ के लोगों को बुलाया गया था। लेकिन इसमें चाइना और पाकिस्तान ने बायकॉट किया, यानी चाइना और पाकिस्तान ने बिल्कुल पूरी तरीके से इसमें यहाँ से किनारा कर लिया। अब जिससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हमारी जो एड है अफगानिस्तान तक या अफगानिस्तान के लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। तो यही यहाँ पर चीज़ों को बताया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूटीन मैटर और पनिशमेंट पोस्ट। ये जो तीसरा आर्टिकल है यहाँ पर, यह भी अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पर यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियन सिस्टम है, जिस तरीके से जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, लोगों को जो चीफ जस्टिस होते हैं या जजेस होते हैं उनकी ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उनको हटाते हैं या फिर उनको रिटायरमेंट करते हैं, तो उसके बेसिस वो कोलिजियम सिस्टम पूरा का पूरा होता है। अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मद्रास संजीव बनर्जी को मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुंशीवर नाथ भंडारी, इन्हें भी मद्रास हाई कोर्ट में डाल दिया गया, मतलब भेज दिया गया है। अब यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहता है कि भाई ये जो आपने ट्रांसफ़र किया है ये किस बेसिस पर किया है। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में हम राइट दे रखा है आर्टिकल नंबर 222 के तहत कि किसी भी जजेस की भी या चीफ जस्टिस की भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन बात इसका क्रिटिसिज्म इसलिए किया जा रहा है कि जिस जगह पर इनको भेजा गया है वहाँ पर ऑलमोस्ट अभी जहाँ पर ये काम कर रहे थे मद्रास हाई कोर्ट में, वहाँ पर ऑलमोस्ट 75 जजेस थे, लेकिन और जहाँ पर अभी मेघालय में भेजा गया वहाँ पर ओनली 4 जजेस हैं। तो वहाँ पर उनको काम करना बिल्कुल ये इस तरीके से लग रहा है जैसे कि उनको कोई पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जजेस का जो ट्रांसफ़र है ये काफ़ी हद तक सोचने वाला, कोलिजियम सिस्टम पर एक असर डालने वाला सिस्टम यहाँ पर बना रखा है इन लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक है केसरी हिंद अरुणाचल स्टेट बटरफ्लाई। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे ध्यान से सुन लो। देखो, द इंसेक्ट विद 90 to 120 mm विंग स्पैम इज फाउंड इन द ईस्टर्न हिमालयाज। ये जो बटरफ्लाई है, ठीक है, ये जो बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई को केसरी हिंद की उपाधि दी गई है, केसरी हिंद के नाम से जाना जाता है। इस जो बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई को अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई के नाम से भी जाना, इसको चेंज कर दिया। एन एल्क्यूजिव स्वॉलटेल बटरफ्लाई इंडिया इट्स नेम द फाउंड इन द नेक्स्ट इंडिया। An elusive swallowtail butterfly carrying India in its name and found in next door China will become the state butterfly of Arunachal Pradesh. The state cabinet, headed the Chief Minister Pema Khandu, on Saturday approved the large, brightly colored Kesari Hind as a state butterfly. अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उन्होंने क्या कर दिया है, जो स्वेलो टेल बटरफ्लाई है इंडिया की, इसे जो कि चाइना में भी कई जगह हमें देखने को मिलती है, उसे अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई का नाम दे दिया गया। ये इंडिया में कई जगह पर देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल ईटानगर में, उसके अलावा हिमालयाज रीजन में, जो यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व है वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को ये मिलती है। ठीक है, इसको केसरी हिंद इसलिए भी कहा जाता है कि जो इसका कलर है, ये देख रहे हो, ये जो कलर है ये ऑलमोस्ट बहुत मल्टीपल कलर्स में होता है। ठीक है, इसलिए इसे केसरी हिंद के नाम से जाना जाता है। ये जो बटरफ्लाई है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अंडर शेड्यूल 2 के तहत इसे रखा गया है और ये एंडेंजर्ड कंडीशन में है। इसकी जो विंग्स हैं, ये जो विंग्स है वो 90 to 120 मिलीमीटर तक ये बड़ी बड़ी बटरफ्लाई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी।